सेट है। ये देखिए ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ह्यूमन आई का डायग्राम है, बारी बारी से इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये पार्ट हो गया आइरिस। आइरिस और ये जो उभरा हुआ पार्ट हो गया, ये हो गया कॉर्निया। कॉर्निया और ये वाला आइरिस के बीच में ये वाला पार्ट हो गया पुपिल। पुपिल के जस्ट पीछे ये है आपका आई लेंस, जो कि कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स नेचर का आई लेंस। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो ये फ्री स्पेस है, खाली जगह है, कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो ये खाली जगह है, इसे हम लोग कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर। और आई लेंस के पीछे रेटिना तक, आई लेंस से लेकर रेटिना तक, ये हो गया आपका रेटिना, जो कि स्क्रीन है। यहीं पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। आई लेंस से रेटिना के बीच का जो ये फ्री स्पेस है, इसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। यहाँ से जो है वो नर्व इंफॉर्मेशन ले जाती है, सेंस का मतलब साइट का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, ये कहलाता है ऑप्टिक नर्व। क्योंकि आई भी एक सेंस ऑर्गन है, वन ऑफ दी सेंस ऑर्गन फ्रॉम 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन आई होता है। तो ये भी जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन से ही हम लोग देख पाते हैं। तो साइट का जो इम्पल्सेज होता है वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाता है। ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाने का जो साइट का इम्पल्सेज जो होता है, वो ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि वो उसे ब्रेन तक ले जाए। ये वाला ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। अगर ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का ब्लाइंड स्पॉट पर, तो वो दिखाई नहीं देता है। जब हम लोग अचानक तेज़ रोशनी में चले जाएं या डिम रोशनी में हम लोग आएँ, तो जो इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का, वो बनता है ब्लाइंड स्पॉट पर। इस वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली तरीके से दिखाई नहीं देता है। जो व्यक्ति अंधा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसकी आई लेंस डैमेज हो सकती है, आई लेंस डैमेज हो सकती है। और अगर आई लेंस अगर सही है तो उसका जो ये सेटअप होता है, ये सेटअप में उसका इमेज का, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनता है तो वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली तरीके से दिखाई कब देगा, जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना पर बने। रेटिना पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तभी हमें क्लियर तरीके से दिखाई देता है। अगर रेटिना से पहले और रेटिना के बाद अगर ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तब भी वो हमें सही तरीके से, पूरी तरीके से, क्लियरली तरीके से दिखाई नहीं देता है। कल हम लोग बारी बारी से हर आई के हर पार्ट के बारे में हम लोग फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमने एक्वियस ह्यूमर के बारे में पढ़ा था, रेटिना के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, आई लेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। क्रिस्टलाइन लेंस, जिसे आई लेंस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस ये कॉन्वेक्स इन नेचर में कॉन्वेक्स होता है और लिविंग टिश्यू का बना होता है। लिविंग टिश्यू का बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है क्रिस्टलाइन लेंस का, कि ये फोकस करती है लाइट को रेटिना पर। इट फोकस लाइट, इट
फोकस लाइट ऑन दी रेटिना। ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, इसे ही हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस कहेंगे। और ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या करती है, जो लाइट की रेज होती है उसको फोकस करती है रेटिना पर, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से हमें दिखाई दे। क्रिस्टलाइन लेंस अपने आप जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल पावर होता है। क्रिस्टलाइन लेंस में सेल्फ एडजस्टेबल पावर होता है, जो कि इसके ऊपर पाए जाने वाले सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिस वजह से ये क्रिस्टलाइन लेंस का साइज जो है वो छोटा या बड़ा होता है। ये डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का लाइट जो है वो आपके कॉर्निया से इंटर हो रहा है। अगर हम डिम लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो चूंकि डिम लाइट में लाइट की रे का रिफ्लेक्शन अमाउंट जो है वो कम होता है, इस वजह से ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आई लेंस जो कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा ही छोटा या बड़ा हो पाता है, तो सिलियरी मसल्स पूरा रिलैक्स हो जाता है। इस वजह से क्रिस्टलाइन लेंस का आकार जो है वो, साइज जो है वो मैक्सिमम हो जाता है डिम लाइट के अंदर, और जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है वो क्रिस्टलाइन लेंस से क्या हो सके, रिफ्रैक्शन कर सके और उसका फोकस हो सके रेटिना के ऊपर। इसके अपोजिट जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्राइट लाइट में देखते हैं तो क्रिस्टलाइन लेंस का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस को मूवमेंट कराने का काम जिस मसल्स का है उसे हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका आकार, साइज जो है वो काफ़ी छोटा होता है, जिससे बहुत कम अमाउंट का लाइट ही उस आई लेंस से रिफ्रैक्ट हो पाता है, और रिफ्रैक्ट होने के पास रेटिना पर उसका फोकस हो पाता है और हम इमेज को बना सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के इमेज को हम लोग देख सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस का वर्क हो गया कि इट फोकस लाइट ऑन दी रेटिना, ये रेटिना पर लाइट को फोकस करने का काम करती है। उसके बाद है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर, ये जैसे कि हम लोगों ने बता दिया कि द फ्री स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो फ्री स्पेस है, खाली स्थान है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो खाली स्थान है उसे हम लोग कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। ये जो है इसका काम है प्रोवाइड पावर टू कॉर्निया, प्रोवाइड्स पावर टू कॉर्निया, कॉर्निया को पावर देने का काम करती है। इसका मतलब क्या कि कॉर्निया को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। एक्वियस ह्यूमर में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो लिक्विड अगर किसी तरीके का इंजरी अगर कॉर्निया को हो या किसी तरीके का चोट अगर कॉर्निया पर लगे तो उसे बचाने का काम करती है, कॉर्निया को उस चोट से बचाने का काम करती है, यानी ये पावर देती है किसे, कॉर्निया को, एक्वियस ह्यूमर। एक बार फिर से, एक्वियस ह्यूमर क्या होता है? एक्वियस ह्यूमर एक ऐसा लिक्विड है जो कॉर्निया से आई लेंस के बीच में पाया जाता है, जिसका काम होता है प्रोवाइड पावर टू कॉर्निया, कॉर्निया को पावर देना। उसके बाद है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर ये आपका आई लेंस से रेटिना के बीच का जो लिक्विड होता है, आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच का जो फ्री स्पेस में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसका काम है प्रोवाइड द आई विथ इट्स फॉर्म एंड शेप, ये आई को इसका शेप और फॉर्म देती है। प्रोवाइड्स आई इट्स फॉर्म एंड शेप, ये आई को इसका फॉर्म और शेप देने में मदद करती है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर की वजह से ही आई का जो ये साइज है, शेप है, ये मेंटेन रह पाता है। साथ ही साथ जो भी मैकेनिकल शॉक आई को लगता है वो भी विट्रियस ह्यूमर के द्वारा जो है वो मिनिमाइज कर दिया जाता है, जिससे कि आई को
डैमेज नहीं हो, आई को डैमेज ना पहुंच सके। उसके बाद है रेटिना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत होती है, बिना स्क्रीन के कोई भी इमेज नहीं बन पाएगा। तो रेटिना स्क्रीन का काम करती है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर उसका इमेज बनाती है। तो इमेज बनता है क्योंकि आई लेंस जो होती है वो आई लेंस क्या करती है, फोकस कर देती है लाइट को। कहाँ पर? रेटिना पर। आई लेंस जो है वो लाइट को रेटिना पर फोकस कर देती है, इस वजह से उसका इमेज जो है वो बनता है रेटिना पर। तो रेटिना क्या है? कैप्चर द लाइट रेज फोकस्ड बाय द लेंस एंड सेंड इम्पल्सेस टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिकल नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये भी रेटिना के ऊपर ही पाया जाता है। तो दो काम हो गए रेटिना के, एक तो ये एक्ट्स एज स्क्रीन ऑन विच लाइट रेज आर फोकस्ड, जहाँ पर लाइट की रे क्या होगी? फोकस्ड होगी। यह एक ऐसा स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पर लाइट की रे क्या हो जाए? फोकस्ड हो जाए। साथ ही साथ एज वेल एज इट सेंड्स साइट इम्पल्सेज, ये जो है साइट का इम्पल्सेज सेंड करती है। इट सेंड्स साइट इम्पल्सेज टू ब्रेन के पास भेजती है वाया ऑप्टिक नर्व की सहायता से। यानी रेटिना क्या है? रेटिना एक ऐसा स्क्रीन है जो कि लाइट रेज को फोकस करती है, और फोकस करने के बाद जैसे ही ये फोकस करती है लाइट की रेज को, इसका मतलब ये इमेज बनाती है। तो इमेज बनाने का काम भी करती है, और साथ ही साथ ये जो है वो साइट के इम्पल्सेस को भी सेंड करती है। कहाँ? ब्रेन तक। किसके द्वारा? ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये साइट के इम्पल्सेस को ब्रेन तक सेंड करती है। उसके बाद है ऑप्टिक नर्व। ये एक ऐसा नर्व है जो कि साइट के इम्पल्सेस को रेटिना से लेकर उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। साइट इम्पल्सेस को रेटिना से लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन, ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कौन करती है? ऑप्टिक नर्व करती है। अब लास्ट पार्ट रहा इसका सिलियरी मसल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी आइज में एक यूनिक पावर है जिसे हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? ये हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट में हो या डिम लाइट एनवायरनमेंट में हो, अगर वो डिम लाइट एनवायरनमेंट में भी है, कोई ऑब्जेक्ट अगर डिम लाइट एनवायरनमेंट में भी है तब भी वो हमें क्लियर दिखाई देती है, और ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट में भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्लियर दिखाई देती है। यह एक एडजस्टेबल फिनोमिनन बाय ह्यूमन आई के एडजस्टेबल फिनोमिनन के वजह से हो पाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए जिम्मेदार जो मसल्स होती है उसे हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स, क्योंकि सिलियरी मसल्स ही एक ऐसा मसल्स है जिसकी मूवमेंट की वजह से, जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से आई लेंस का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर लाइट डिम है तो स्वतः ही ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारे आइज में इंटर होनी चाहिए, जिससे कि उसकी इमेज क्लियर तरीके से रेटिना पर फोकस हो सके, रेटिना पर उसकी इमेज बन सके। और अगर लाइट ब्राइट है तो कम अमाउंट में लाइट हमारे आइज के अंदर इंटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आइज के अंदर इंटर हो जाएगी तो उससे हमारी आई लेंस को डैमेज पहुंच सकता है। तो ये इस देखरेख का काम किसका है? सिलियरी मसल्स का है। यानी जब हम ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट में होते हैं
तब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई लेंस का साइज जो है वो छोटा हो जाता है और ये बीच में से थिकर हो जाते हैं, बीच में से आई लेंस जो है वो मोटे हो जाते हैं, जिससे कम अमाउंट में लाइट जो है वो आई लेंस के अंदर इंटर होती है और उसका इमेज रेटिना पर बनता है। इसके अपोजिट जब हम डिम लाइट एनवायरनमेंट कंडीशन में हैं तो वहाँ पर लाइट की अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, और उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को डिम लाइट एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रे रिफ्रैक्ट हो रही है वो कम मात्रा में हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो हमारी आइज़ के अंदर आई लेंस से रिफ्रैक्ट होनी चाहिए। इस वजह से सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, और जैसे ही सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो आई लेंस अपने मैक्सिमम साइज में पहुंच जाता है और वो बीच में से थोड़ा थिनर हो जाता है, पतला हो जाता है, और उसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। साइज बढ़ने से उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जब इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है तब भी वो लाइट की रेज को, डिम लाइट में जो लाइट की रेज होती है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइट की रेज को वो रिफ्रैक्शन कर पाता है, और वो लाइट की रेज रेटिना पर फोकस होकर डिम लाइट एनवायरनमेंट में भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली तरीके से देख पाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिस प्रोसेस के द्वारा आई लेंस अपनी साइज और फोकल लेंथ में क्या करती है, चेंजिंग करती है। कैसे चेंजिंग करती है कि जब हम लोग ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट में होते हैं तो ये अपनी साइज को छोटी कर लेती है और बीच में से ये थिकर हो जाती है, जिस वजह से इसका फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाता है, और फोकल लेंथ कम हो जाने की वजह से वो सही तरीके से लाइट की रे को क्या कर पाती है, रिफ्रैक्ट कर पाती है आई लेंस कहाँ पर, रेटिना पर, और हम ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जब हम लोग डिम लाइट एनवायरनमेंट में हैं तो डिम लाइट एनवायरनमेंट कंडीशन में क्या होता है कि लाइट की रे का अमाउंट बहुत कम है, तो सिलियरी मसल्स अपने आप को रिलैक्स कर लेती है। तो जैसे ही सिलियरी मसल्स अपने आप को रिलैक्स करती है तो आई लेंस का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, साइज उसका बड़ा हो जाता है, और वो बीच में से थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस वजह से फोकल लेंथ जो है आई लेंस का वो बढ़ जाता है, और फिर से लाइट की रे से ज़्यादा अमाउंट में आई जो है वो इंटर कर पाती है। क्लोज करो, अरे इसको क्लोज करो ना। सिलियरी मसल्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, सेम वीडियो रहने देना। सिलियरी मसल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटेंड करता है, मतलब वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, संकुचित करता है और फैलाता है, जिससे कि लेंस की शेप जो है वो छोटी या बड़ी हो सके, जिससे लाइट की रे सही तरीके से रेटिना पर फोकस हो सके पावर ऑफ एकोमोडेशन के प्रोसेस से। तो हमने बारी बारी से आइज के सभी पार्ट के बारे में पढ़ लिया और उनके फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, आप सुनते रहिए। पहला पार्ट पुपिल। पुपिल कहाँ है, ये रहा पुपिल। पुपिल ओपन्स एंड क्लोज इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। पुपिल जो है वो बंद हो जाती है और खुलती है, ओपन और क्लोज हो जाती है, जिससे कितनी मात्रा में लाइट की रेज आइज के अंदर इंटर करेगी जिसका रेगुलेशन हो सके। सेकेंड आइरिस। आइरिस कंट्रोल लाइट लेवल सिमिलर टू द अपेरेचर ऑफ ए कैमरा। लाइट के लेवल को कंट्रोल करती है जैसे कि कैमरा के अंदर अपेरेचर कंट्रोल करता है, उसी तरीके से आइज़ के अंदर आइरिस जो है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितना मात्रा में लाइट आइज़ के अंदर आना चाहिए। स्क्लेरा। स्क्लेरा प्रोटेक्ट द आउटर कोट ऑफ द आई। स्क्लेरा, चूँकि ये देखिए स्क्लेरा ये पाया जाता है यहाँ पर स्क्लेरा, तो चूँकि स्क्लेरा जो है वो आपके आउटर लेयर पर पाया जाता है, यानी ये सीधी आइज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आई को प्रोटेक्ट करने का काम स्क्लेरा का है। कॉर्निया। कॉर्निया ए थिन मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड 67% ऑफ आई फोकसिंग पावर। ये एक थिन मेम्ब्रेन का बना हुआ आई का पार्ट होता है जो कि लाइट की रेज को 67% तक फोकसिंग करने का काम कॉर्निया का होता है। क्रिस्टलाइन लेंस। कॉन्वेक्स इन नेचर, जो कि कॉन्वेक्स होता है नेचर में, लिविंग टिश्यू से बना होता है। इट फोकस लाइट ऑन दी रेटिना। ये लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। एक्वेस ह्यूमर।
एक्वेस ह्यूमर कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो एनवायरनमेंट होता है उसे हम लोग एक्वेस ह्यूमर कहते हैं, जो कि पावर देता है कॉर्निया को, प्रोवाइड पावर टू कॉर्निया। विट्रस ह्यूमर ये प्रोवाइड आई इट्स फॉर्म एंड शेप। विट्रस ह्यूमर जो कि आई लेंस और रेटिना के बीच का एनवायरनमेंट में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और इस विट्रस ह्यूमर का फंक्शन है प्रोवाइड आई इट्स फॉर्म एंड शेप, आई को इसका फॉर्म और शेप देने का काम करता है। रेटिना जो स्क्रीन की तरह काम करता है, एक्ट एज स्क्रीन ऑन विच लाइट रेज आर फोकस्ड। ये एक ऐसा स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पर लाइट की रे क्या होती है, फोकस होती है। चाहे हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, या नियर बाय ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं, तो वो दोनों का इमेज जो है वो रेटिना पर ही फोकस होता है। अगर रेटिना से पहले होता है या रेटिना के बाद में होता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देती। तो रेटिना का काम है, ये एक ऐसा स्क्रीन की तरह काम करता है जो कि लाइट रे को अपने ऊपर फोकस करवाता है। हम जानते हैं कि दूर की ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट की रे आती है वो पैरेलल आती है, और जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज का रूल पढ़ा था तब हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, व्हेन लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे ऑल मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो जो भी पैरेलल लाइट की रेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो भी पैरेलल लाइट की रेज आती है, और हमारे आई लेंस कॉन्वेक्स नेचर की होने की वजह से ये जो है उसे सभी लाइट की रेज को फोकस करती है। कहाँ पर, रेटिना पर। तो फोकस का पॉइंट कहाँ होता है, रेटिना पर, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। या दूर का ऑब्जेक्ट का भी आपका फोकस रेटिना पर ही होता है, और पास की ऑब्जेक्ट का फोकस भी आपको रेटिना पर ही होता है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन। हम जानते हैं कि आई जो है वो 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है, और आई के अंदर जो है वो एक नर्व सेल पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व सेल। ये ऑप्टिक नर्व सेल क्या करती है, साइट का जो इम्पल्सेज होती है उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स जो है वो आई लेंस को बड़ा या छोटा करने का काम करता है पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में मदद करता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कराता है, जिस वजह से आई लेंस का शेप जो है वो चेंज हो सके फोकसिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिम लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारी आई लेंस का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आई लेंस का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे उस आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बड़ा हो जाता है। और फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है तो वो लाइट की रेज को सही तरीके से रेटिना पर फोकस कर पाती है। इसके अपोजिट जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर ब्राइट लाइट कंडीशन हो, तो वहाँ पर कम अमाउंट में लाइट को आइज़ के अंदर इंटर करने के लिए और हमारी आई लेंस से रिफ्रैक्ट करने के लिए सिलियरी मसल्स अपने आप को एक्सटेंड कर लेती है। और जैसे ही सिलियरी मसल्स अपने आप को एक्सटेंड कर लेती है तो फोर्सली जो है वो आई लेंस का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, और बीच में से ये मोटे हो जाते हैं, जिस वजह से इनका फोकल लेंथ कम हो जाता है, और फिर से वो ऑब्जेक्ट का जो है वो फोकसिंग कहाँ हो पाती है, रेटिना पर हो पाती है। तो ये इस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हमारी आई लेंस जो है वो चाहे दूर का ऑब्जेक्ट हो या पास का ऑब्जेक्ट हो, इसे हमेशा रेटिना पर ही फोकस करती है रिफ्रैक्शन के बाद। तो उस को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, उसे हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, फार पॉइंट ऑफ द आई और नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये दोनों चीज़ें जो है, नियर पॉइंट ऑफ द आई का मतलब हो गया कि वह पास की चीज़ जितनी मतलब नज़दीक से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उससे और अगर हम नज़दीक अगर किसी उस ऑब्जेक्ट को करेंगे हमारी आई के, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली तरीके से नहीं देख पाएंगे। यानी वह न्यूनतम दूरी, वह मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से हमारी आई रेज किसी ऑब्जेक्ट को देख पाती है, उसे हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ये नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर लाएंगे तो हमारी आई लेंस उसे फोकस नहीं कर पाएगी और उसका इमेज नहीं बन पाएगा, और उसे हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो उसे हम लोग कहेंगे नियर पॉइंट ऑफ द आई। यानी नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है,
और फार पॉइंट ऑफ द आई जो होता है, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमारी फार पॉइंट ऑफ द आई होती है। यानी नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट ऑफ द आई इन्फिनिटी पर होता है, यानी जहाँ तक ह्यूमन आई की साइट जाती है वहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई हो गया ह्यूमन आई के लिए, ह्यूमन नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट ऑफ द आई हो गया इन्फिनिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।